चाहता हूं जो ये चिल्लाते रहते हैं कि यह देश महात्मा गांधी के विचारों का देश है। इस अमृत काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका अगर पिट रहा है तो केवल यही कि माननीय मोदी जी के विचारों वाला देश ये बन चुका है। लेकिन विपक्ष और जो मोदी जी की आलोचना करने वाले कुछ टुच्चे हैं, वो मोदी जी की उन कुछ असफलताओं को गिनाने की कोशिश करते हैं जिनका जनमानस से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उसमें असफल हो गए। मोदी जी ने रोजगार देने का वादा किया, उसमें असफल हो गए। मोदी जी ने महंगाई कंट्रोल करने की बात की, उसमें असफल हो गए। इन मुद्दों का जनमानस से कोई लेना देना है, लेकिन मोदी जी से नफरत करने वाले लोग ऐसी अफवाहों को जनमानस के बीच में फैलाकर बताते हैं कि मोदी जी असफल हो गए। सफलता पर किसी का ध्यान नहीं है। मोदी जी की सफलता के पैमाने तुम क्या जानो चिलगोजो? यह देश सफेरों का देश था, सिर्फ मोदी जी की वजह से अब यह देश लपेटों का देश हुआ है। तुम फेंको, लपेट लेंगे। पहले के नेता इस देश में सिर्फ रायता फैलाते थे, फिर मोदी जी आए और उन्होंने कहा मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया, रायता फैलाने के साथ साथ नफरत फैलाने का भी काम किया, और देखो परिणाम कितने शानदार आ रहे हैं। चलो भाई देखो। उन्होंने गांधी जी का एक पुतला बनाकर उसे गोली मारी। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला करके देश को ले जाना चाहते हैं। अगर किसी मूल्य को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों के अंदर ये चल रहा होगा कि मोदी जी ने जो क्रांतिकारी विचार हमारे समाज को दिए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां बरसों तक इसको बनाएंगी। पर अभी आप मोदी जी के ऊपर कायल मत हो जाइए। उनकी सबसे बड़ी सफलता तो मैंने आपको बता ही नहीं। मोदी जी ने इस वक्त पीएचडी करके रखी हुई है। इनकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि लीपापोती करने में बहुत माहिर हैं। कोई भी घटना हो जाए, छवि सुधारने के लिए लीपापोती कर दी जाएगी। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, लीपापोती कर दी गई। कुंभ में कितनी जगह भगदड़ हुई है, आज तक पता ही नहीं चला कितने लोग मर गए, पता ही नहीं चला, लीपापोती कर दी गई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई, लीपापोती कर दी गई। अमेरिका से बेड़ियां लगाकर प्रवासियों को लाया गया, लीपापोती कर दी गई। भारत में जो हो रहा था उसके लिए लीपापोती तो ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं और हमें आदत हो गई है। भविष्य में आपकी इन सब लीपापोतियों के ऊपर फिर से लीपापोती करने के लिए तैयार है। हो सकता है भविष्य में हम फिर से आपको वोट दे दें, क्योंकि आपके सामने कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान मैं उड़ीसा केआईटी यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रकृति नाम की जिस लड़की के साथ इस यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके बाद कार्रवाई के नाम पर जो लीपापोती हुई, उससे निश्चित तौर पर आपकी छवि तो सुधर सकती है, लेकिन भारत की छवि का क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भारत नहीं हो। आपकी छवि सुधरने का मतलब भारत की छवि सुधर गई है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से भारत में हर छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं के लिए लीपापोती की जाती है, खासकर यदि उसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व है जो बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन रखता है, अमीर ज्यादा है, बिगड़ैल है, नसेल है, फिर वो चाहे रोड पर गाड़ियां दौड़ाए या फिर लव अफेयर करके किसी की हत्या कर दे या फिर उसकी वजह से किसी ने सुसाइड कर ली हो, तो उसके ऊपर लीपापोती का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। और इस कार्यक्रम के चलते जो भारत ने बेइज्जती झेली है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आखिरकार क्यों हम भारतीयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है? इसलिए ये लड़का जिम्मेदार है। ये लड़का भारत का है और ये लड़की नेपाल की है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ, अमूमन इस विवाह अवस्था में हो जाता है। फिर इन लोगों का ब्रेकअप हुआ, जो कि आज के चलन में चल भी रहा है। फिर बाद में इस लड़के ने इस लड़की को हरास करना शुरू किया। उसका ऑडियो आप सुनिए, जिससे आप इस लड़के की मानसिकता को समझ पाएंगे। जब आती चली आती है, मेरी मेहनत से तो दिख रहा है कि अमीर ज्यादा ये बिगड़ैल किस प्रकार से लड़की के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। बीप के साथ आपको ऑडियो सुनाया गया है। कॉपीराइट के चक्कर में हम आपको इसका फुल वीडियो नहीं सुना पाए, पर यह बात उसके दोस्तों को मालूम चली, क्योंकि नेपाल से भारत में पढ़ने आए हैं। और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ KIIT, इसमें लगभग 35 कंट्री के लोग यहाँ पढ़ते हैं। भारत के लिए प्राउड की बात होनी चाहिए ना। हम अपने मेहमानों का सम्मान कैसे करते हैं? वो नेपाली भी हमारे यहाँ रहते हैं। नेपाल से हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी होती है उसमें एक IRO होता है, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, और वहां के नेपाली लोग उस लड़की के लिए चिंतित थे कि भाई ये लड़का इससे गलत तरीके से बात कर रहा है, देखो कहीं लड़की कुछ हो ना जाए। और वो गए उस ऑफिसर से बात करने के लिए, पर ऑफिसर का रिएक्शन और उसके फेस के एक्सप्रेशन आप समझिए कि वो चाह रहा था कि वो रिएक्शन में आपको इसी तरह का रिस्पॉन्स ना हो, क्योंकि ये अमीर ज्यादा होगा, जेब में डाल दिया 2-4 रुपए। देखिए उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से बात कर रहा है वो।
इधर एक कंपनी हुआ उस लड़की ने वो लड़की ने मुझे परेशान किया, वो मुझे हाथ लगाता है, मैंने देखा था कि कैसा देता है। अगर ये मक्कार ऑफिसर अपना काम उस समय ईमानदारी से कर देता तो शायद ये नेपाली छात्रा जिंदा होती। इसने सुसाइड किया है, लेकिन इसके जो दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि मर्डर किया गया है और आरोप इस लड़के के ऊपर आ रहा है। पर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। समस्या यही है, इन्वेस्टिगेशन उतनी स्पष्ट तरीके से नहीं हो रही है जितने स्पष्ट तरीके से आमतौर पर होती है। क्या इसको बचाने का कोई प्रयास किया जा रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन में वही हमेशा की तरह लीपापोती की जा रही है कि सबूतों को दबा दिया जाए। और जो नेपाली छात्र के दोस्त हैं उनको शक है कि पुलिस कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को गलत रास्ते पर ले जा रही है और उनको ये लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से फेयर नहीं है। तो देखिए कैसे नेपाली छात्र पुलिस के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और हम भारतवासियों से हेल्प की गुहार कर रहे हैं। सुनिए। Police are lying with us. They are changing every lines. They are changing every statements. Please help us, Indians. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लड़का अपराधी है। अगर इसने अपराध नहीं किया है तो फिर निष्पक्ष जांच होने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? कौन उनको निष्पक्ष जांच करने के लिए रोक रहा है? और जब नेपाली छात्रों को ये लगा कि यहाँ पर हमारे साथ फेयर काम नहीं हो रहा है तो नेपाली छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के फाउंडर आ गए। फाउंडर ने उन बच्चों को समझाने का प्रयास भी किया। वहां के लोग उनको भगवान मानते हैं, अच्छे काम करते हैं। वो भीड़ में धक्का मुक्की हुई, फाउंडर साहब गिर गए, जो कि नहीं होना था। लेकिन वो आंदोलन पर बैठे क्यों, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। अगर पुलिस सीधे जो उनकी मांगे थी कि कमरे में जो भी एविडेंस है, मोबाइल, लैपटॉप, वो उनको दिखा दिया जाए, किसी एक छात्र को दिखा दो आपके यहाँ सब सेफ है, बाकी तुम्हें फिर जो लॉक लगाना है लगा दो, बस इतनी सी मांग थी। लेकिन वो नहीं दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन में धक्का मुक्की हुई और फाउंडर साहब गिर गए। फाउंडर साहब गिर गए तो स्टाफ को गुस्सा आ गई। स्टाफ को गुस्सा आ गई तो सभी नेपाली छात्रों को वहां पर पीटा गया। कैसे पीटा गया? अंदर हॉस्टलों में घुसकर जहां जहां जो मिले उनको पीटा गया। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, फिर लेटर जारी होता है, हॉस्टल छोड़ने की बात होती है और सभी छात्रों को बस में बिठाकर अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है। मतलब वो गरीब देश है तो हम अपनी ताकत का दम दिखा रहे हैं। और कैसे दिखा रहे हैं? वहां के स्टाफ को समझिए कि ये मैडम क्या पढ़ाती होंगे बच्चों को। आप उनकी बयानबाजी सुनिए, नेपाल को लेकर इनके विचार क्या है। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। जल्दी बैक करें तो पुलिस आगे बैक करेगा। सामान बैक करें, यहाँ कोई भी नहीं दिखाएगा, पुलिस भी यहाँ दिखाएगा, जिससे मेरा एक्शन होगी। अब कोई कितना भी गरीब हो अपनी बेइज्जती तो नहीं सहेगा। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना और वहां के मुखिया को ये ट्वीट करना पड़ा कि भैया हम देखते हैं, अपने भेजते हैं आदमियों को, क्या दिक्कत है? या तो हॉस्टल में तुमको सेटलमेंट करवाएंगे, जहां जहां तुम्हें निकाल दिया गया, या तुम्हें देश वापस बुलाएंगे। हमारी औकात अमेरिका के सामने क्यों नहीं चली? ये तो वही बात हुई कि गधे पे जोर नहीं चला, गधैया के कान हेट दिए। फिर वही लीपापोती का कार्यक्रम शुरू हुआ और फरमान पे फरमान जारी हुए। ये वो फाउंडर साहब हैं जिनको धक्का लग गया था और फिर बाद में वो विवाद उत्पन्न हुआ। व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, इनकी बहुत तारीफ होती है इस क्षेत्र में और वो समझाने गए थे कि अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाइयां हो सकती हैं। निश्चित तौर पर उन नेपाली युवा छात्रों में भी कई ऐसे हुड़दंगी होंगे, लेकिन हकीकत है कि वो अपने मांग को जायज ठहराना चाह रहे थे कि फेयर जांच हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे थे। उस दौरान जो धक्का मुक्की हुई है, संभवतः ना तो इनकी गलती होगी, ना ही वहां छात्रों की गलती होगी। लेकिन जिस प्रकार से उसमें राजनीतिक मोड़ आया कि हॉस्टल से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया, फिर वहां पर नेपाल से जो ऑफिसर्स हैं वहां गए, फिर अपील की गई कि जो गए हैं वो वापस आ जाएं। फिर ड्रामा शुरू किया गया कि जो लोग भी गए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, सुविधा है, वापस आ जाइए सभी लोग। और जिन जिन लोगों पर कार्रवाइयां होनी थी उनका ड्रामा शुरू हुआ। फिर जो लीपापोती का कार्यक्रम होता है, बड़ा प्रश्न ये है कि निकाला क्यों? अगर उनसे कुछ गलतियां हुई थी, फाउंडर को धक्का लगा था, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां होनी चाहिए थी। भाई हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में लॉ बुक होती है ना। ये बात दिमाग से बिल्कुल परे है।
और जो उन महिलाओं ने बयानबाजी की थी उसके बाद वो माफी भी मांग रही हैं, आप खुद सुनिए। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Many of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. मतलब वो ड्रामा शुरू हुआ, फिर वो शोक सभा लगाई गई कि भाई हम शोक सभा गलती हो गई, ये वो प्लान ठिकान। पता ये क्या है सब? ये वो बीज है जो बोए गए हैं। इतनी नफरत भर चुकी है, सहनशीलता खत्म हो गई ना, समझ खत्म हो चुकी है, अंधभक्ति है किसी आदमी के लिए, घमंड है, और अपने से बड़ों पे घमंड नहीं चलता। इस देश की हालत समझ, देश पूरे देश की हालत को समझो। आप ही ले लो, आपसे कोई कमजोर होगा, रोड पर कोई अगर ठेला लगा कर बैठा है, कोई रिक्शा चला रहा है, उस पे तुम अगर दिखा दोगे, लेकिन कोई अगर विधायक आ जाए तुम पैर छोड़ोगे, क्योंकि हमें ट्रेंड किया जा रहा है कि हमसे जो मजबूत है उसके सामने दब जाओ। भारत की वही कंडीशन है, अमेरिका के सामने गिग्गी बन गई थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, बड़ा शर्मिंदगी महसूस की, बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। अखबारों में, न्यूज चैनलों में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। जब इधर डोनाल्ड ट्रंप खड़े, इधर मोदी जी खड़े, वो टैरिफ पर टैरिफ ठोक रहा है। हमारे मुखिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आंखों में आंखें डाल के पूछ ले कि तुम एक बात बताओ भाई, भले ही वो अप्रवासी थे, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि तूने उन्हें बेड़ी लगा के भारत भेजा? मैं भेजता ना अपना जहाज जैसे कोलंबिया ने भेजा, मैं भेजता ना अपना जहाज जैसे मैक्सिको ने भेजा। मैक्सिको ने तो उसके हवाई जहाज को उतरने से मना कर दिया। गुर्दा है उन देशों में, वो अखबारबाजियां नहीं करते। तो जैसे यहाँ के लोग हैं वैसे ही देश बनता जा रहा है कि कमजोर मिले तो उसको दबा दो, अपने से बड़ा मिले तो झुक जाओ। अमेरिका मिला तो गुग्गू बन के चले आए। भारत नेपाल को दबाने लगा हुआ है। मुझे मालूम है कि इनकी इकोनॉमी छोटी सी है, जैसे वो महिला बोल भी रही थी। तो कबीर जी का एक दोहा है, उसी को थोड़ा सा कॉमेडी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, माफ करना कबीर जी। भारत की स्थिति पता है क्या है भारत के लोगों की वर्तमान में? यह मैं कहूँगी हमारे मोदी जी का मंत्र है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हुए, बात है कबू ना बोलिए जो अपन से तगड़ा हुए। अभी इंदौर में टी राजा साहब आए, उनकी बयानबाजी आप लोगों ने वीडियो में सुनी। जहां झगड़ा नहीं हो रहा वहां झगड़ा करवा दो, झगड़ा होगा तो मुद्दे की बात भूल जाओगे। तो ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा हुए, वो बात है कबू ना बोलिए जो अपन से तगड़ा हुए। अमेरिका से बोल के नहीं आ पाए, वहां के पत्रकार ने सवाल पूछ दिया तो आंखें देखने लायक थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। आप भले ही एक झूठी छवि कैरी कर रहे हो और आपने कहा कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। निश्चित तौर पर इतने मंदिर मस्जिद बन चुके हैं देश में, आपकी व्यवस्था कहीं भी हो जाएगी। देश का युवा क्या करेगा, देश की आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? जो आपने अमेरिका में अपना व्यक्तित्व दिखाना था, अपना दिखा के आए हैं, इतिहास में आपका मूल्यांकन कैसे होगा? अब तो इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री में से एक हैं? अब इस बहस को आगे ले जाना चाहिए कि संभवतः ये लगने लगा है कि भारत के सबसे असफल प्रधानमंत्रियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऊपर रखा जाना चाहिए और उनके अब सभी कामों का मूल्यांकन करने का समय आ गया है, क्योंकि उनके जितने भी डायमेंशन थे वो किसी भी डायमेंशन पर सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर वो चाहे रोजगार देने की बात हो, सफल नहीं हुए। किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, सफल नहीं हुए। रोजगार देना तो दूर, 2014 के बाद सड़कों पर छात्र आंदोलन करने की संख्या बढ़ती जा रही है, लाठियां भी खा रहे हैं अब तो छात्र। किसानों की आय दुगनी करने की बात तो बहुत दूर, किसान तो आंदोलन करने पड़े, रोडों पर कीलें ठोकी गई जिससे कि दिल्ली तक ना आ पाए, छवि ना धूमिल हो जाए। मुद्रास्फीति, महंगाई कम नहीं कर पाए आप। आए आप इसी वादे के साथ थे कि अब की बार महंगाई पे बार डीजल पेट्रोल 100 पहुंचा दिया। विदेश नीति में आप फेल हुए, रेल व्यवस्था दिलाने में आप फेल हुए, कुंभ की व्यवस्था में आप फेल हुए। हर मोर्चे पे आप फेल होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ इस बात के लिए सफल हो कि नफरत अच्छी खासी मात्रा में फैल चुकी है, लोगों की सहनशीलता अब लगभग खत्म हो चुकी है।
लोगों के तर्क करने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। लोगों के अंदर प्रश्न करने की क्षमता अब बची नहीं है। भाई मैं देश में जन्मा हूं तो मुझे देश से प्रेम है। मेरे पिताजी अगर कुछ गलत करेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप ये गलत कर रहे हो। आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 5 साल बाद 10 साल बाद निश्चित तौर पर आप रिटायर होंगे। और ये भी सोचने वाली बात है कि आपके नीचे जितने नेता हैं, वो जो विपक्ष में नेता हैं, सही बात है कि आपसे काबिल तो कोई नहीं, आपसे अच्छा वक्ता कोई नहीं। या तो इस देश को महात्मा गांधी समझ पाए थे, आप समझ पाए हो। इस देश की जनता की न दो ही नेता समझ पाए, या तो महात्मा गांधी या आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सम्मान करता हूं इस बात के लिए आपका। और अगर वर्तमान में आप सबसे काबिल हैं, तब देश की हालत है। आपके जाने के बाद इस देश पर जो भी बैठेगा गद्दी पर, वो देश कैसे संभालेगा? क्योंकि जिस हालत में आप देश देकर जाओगे वो बहुत ही कबाड़ी की स्थिति वाला देश होगा। युवा खत्म हो चुका है, तर्क शक्ति खत्म हो चुकी है, रोजगार है नहीं है, महंगाई बहुत है, विदेश नीति फेल हो रही है, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, झूठ भ्रष्टाचार खूब चरम पर पहुंच चुका है, लीपापोती का सिस्टम मजबूत हो चुका है। संभवतः अब आपका मूल्यांकन इतिहास ही करेगा, लेकिन जो नेपाल की बच्ची के साथ हुआ है, एक भारतीय होने